करें शुरू क्या? आई थिंक आजाद हिंद फौज चल रहा था ना टॉपिक हमारा। कौन सा टॉपिक चल रहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहां पर हुआ था? कटक उड़ीसा में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और मैंने आपको बताया था इनके पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस होता था। ठीक है। और ये किस परिवार से जन्मे थे? अमीर परिवार से। तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे, मतलब इनके पास पैसों का कभी अभाव नहीं रहा। किसके पास? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास कभी पैसों का अभाव नहीं था। और उस टाइम में साइकिल का होना बहुत बड़ी बात थी। और इनके पास क्या होती थी? कार होती थी। क्या होती थी? कार होती थी। और 1919 में मैंने बताया था ये सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। और सिविल सर्विस में कौन सा रैंक? आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में कौन सा रैंक लेकर आए थे? ये 4th रैंक लेकर आए थे। और बाद में मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने ना मतलब इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया था। बोला मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। इनके गुरु का नाम क्या होता था? चित्तरंजन दास। क्या नाम होता था? चित्तरंजन दास इनके क्या होते थे? गुरु होते थे। इन्होंने अपनी माँ से पूछा और उसके बाद अपने गुरु से पूछा। गुरु ने इनको एक बात कही थी, बेटा हम अंग्रेजों की नौकरी करके भारत को कभी आजाद नहीं करवा सकते। तो इन्होंने ना इस सिविल सर्विस से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा तो आज भी बहुत बड़े लेवल की, उस टाइम सारा का सारा, आज तो बहुत आसान तो नहीं कह सकता, लेकिन आज तो हम ऑप्शन ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी प्रॉपर इंग्लिश में करवाई जाती थी। तो नेताजी लंदन से इंडियन सिविल सर्विस क्लियर करके आए थे। बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है। और इनको फैसिलिटी भी बहुत मिल रही थी, लेकिन इन्होंने सारी फैसिलिटी को क्या मार दी थी? ठोकर मार दी थी। ठीक है। और प्यारे बच्चों आज आगे इसको हम कैरी करते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना 1938 में ना किसके अध्यक्ष बन गए थे? ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसके अध्यक्ष बन गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बन गए थे? ये अध्यक्ष बन गए थे। किस अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में बन गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। 1939 में ये दोबारा अध्यक्ष बन गए। हरिपुरा अधिवेशन में क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। और इनके सामने ना मतलब कौन सा उम्मीदवार महात्मा गांधी ने उतारा था? हाँ, महात्मा गांधी ने कौन सा उम्मीदवार उतारा था इनके सामने? पटादी सीतारमैया को उतारा था। किसको उतारा था? पटादी सीतारमैया को इन्होंने इनके सामने उतारा था। ठीक है। और पटादी सीतारमैया को उतारते हैं ना, और पटादी सीतारमैया के लिए ना खुद किसने वोट मांगे थे? महात्मा गांधी ने वोट मांगे। महात्मा गांधी नेताजी के पास जाते हैं, बोला नेताजी आप है ना मतलब क्या दे दो, मतलब चुनाव मत लड़ो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा। और नेताजी चुनाव लड़े। और उसके बाद है ना मतलब गांधी कह रहे हैं कि पटादी सीतारमैया की हार मेरी हार है और मैं कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा ब्लॉक बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक। और कहते हैं 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बर्लिन कहाँ था बेटा? जर्मनी में। लिख लो 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले जाते हैं? बर्लिन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा? बर्लिन कहाँ पर रहेगा आपका? जर्मनी में रहेगा। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना उसमें ना
एक जर्मनी, जापान और इटली। ये 3 देश एक तरफ थे और पूरा विश्व है ना, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, मतलब दूसरी ओर पूरा वर्ल्ड था। एक और केवल कितने देश थे? 3। अगर आपसे जब यूएनओ का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इन 3 देशों को ना, 5 देशों के पास कौन सी पावर है? वीटो पावर है। ठीक है, 5 देशों के पास कौन सी पावर है? अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, चाइना के पास है, रूस के पास है और फ्रांस के पास है। मतलब 5 देशों के पास कौन सी पावर है? वीटो। तो उसमें वो कहेगा कि किन देशों को कभी भी वीटो पावर नहीं मिल सकती, तो इन 3 देशों को, जर्मनी, जापान, इटली को कभी भी कौन सी पावर नहीं मिल सकती? वीटो पावर। मिल तो और भारत को भी नहीं सकती देखा जाए तो, लेकिन ना संभावनाएं होती है, 1% अगर हम पॉसिबिलिटी है ना, उस पर भी हम जीवित रह जाते हैं। लेकिन इनको तीनों को 0 पॉसिबिलिटी है कि वीटो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये कारण बने थे जर्मनी, जापान, इटली। तो जर्मनी, बर्लिन कौन चले गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्योंकि जर्मनी है ना, किसके खिलाफ लड़ रहा था? ब्रिटेन। और भारत भी किसके खिलाफ लड़ रहा था? ब्रिटेन। तो हमेशा होता है बेटा, जो दुश्मन का दुश्मन होता है ना, वो क्या होता है? दोस्त होता है। ठीक है, अगर आपका कोई दुश्मन है ना, उसका कोई दुश्मन है, तो वो आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा? दोस्त। कहते हैं ना, चोर चोर मौसे रे भाई, तो वो मौसी के लड़के थोड़ी है, लेकिन वो भी चोर तो वो भाई बन जाते हैं। इसी प्रकार है ना, ये जर्मनी से दोस्ती किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये 1943 में बर्लिन जर्मनी चले जाते हैं और वहां पर ही ना, जर्मनी से ये चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? और वहां पर ना इनको कमान सौंपी जाएगी आजाद हिंद फौज की। अब हम टॉपिक पर आते हैं, हमारा आजाद हिंद फौज। कौन सा टॉपिक बेटा? आजाद हिंद फौज। कौन सी फौज? आजाद हिंद फौज। बात थी 1 सितंबर 1942 की। ठीक है, तो ये विचार आया था, एक व्यक्ति का नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के मन में क्या आया था? विचार आया था टोक्यो, जापान में। ठीक है, कि हम किसकी स्थापना करते हैं? आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए बोलते हैं, आईएनए। ठीक है, आईएनए। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन होते थे बेटा? कैप्टन मोहन सिंह होते थे। और कई बार कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन में ना आए ना, तो रास बिहारी बोस। कौन होते थे? रास बिहारी बोस होते थे। कौन होते थे? रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस वही है बेटा, जब 1911 में ना राजधानी परिवर्तन हो रही थी। किसके टाइम में हुई थी? होर्डिंग के टाइम में। राजधानी दिल्ली से क्या बनाई जा रही थी प्यारे बच्चों? कलकत्ता से राजधानी क्या बनाई जा रही थी? कलकत्ता से दिल्ली बनाई जा रही थी। तो होर्डिंग की बग्गी पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था। बाद में ना ये ना वहां से ना, कहते हैं छिपता हुआ ना जापान चला गया था रास बिहारी बोस, क्योंकि यहाँ पर तो इंडियन गवर्नमेंट है ना, अंग्रेज इनको मार सकते थे। ठीक है, तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस है ना, इन्होंने किसकी स्थापना की थी बेटा? बता दो। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन होते थे? कैप्टन मोहन सिंह। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज आते ही ना बच्चे भावनाओं में खो जाते हैं और कहते हैं इसके संस्थापक कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह थे। कब इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी? 1 सितंबर 1942 को इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी। किसकी औपचारिक घोषणा हुई थी? आजाद हिंद फौज की। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों कहते हैं कि इसको ना 30 मार्च 1943 को पूर्ण रूप से ना इसको क्या कर दिया गया? तैयार कर दिया गया। ठीक है, तो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1942 को और 30 मार्च 1943 को ना इसका और क्या किया गया था? बढ़ावा दिया गया था। स्टार्टिंग में ये आर्मी कहां पर बन रही है बेटा? टोक्यो, जापान में बन रही है। ठीक है, और रास बिहारी बोस कहां से है? मतलब ये भारत से गए थे। तो ये रास बिहारी बोस कहते हैं कि हम है ना ऐसी आर्मी तैयार करेंगे, क्योंकि ये जापान में है, तो इसमें सैनिक कहां के शामिल हो रहे थे? जापान के। ठीक है, तो जापान सरकार ने कहा था कि केवल 2000 लोगों की आप एक सेना
तैयार करो। और रास बिहारी बोस कहते हैं कि मैं ना कम से कम 2 लाख मतलब सैनिकों की क्या तैयार करूंगा, सेना। उनका खुद का क्या होगा, एक फ्लैग होगा, और उनका खुद का क्या होगा, एक नारा होगा। ठीक है, बाद में ना जापान सरकार को लगा कहीं है ना हम युद्ध जीत गए तो ये अपनी फौज बनाकर हमें ही ना हरा दे। तो कहते हैं रास बिहारी बोस को एक बार गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया। अब प्यारे बच्चों, यहां से रास बिहारी बोस है ना 1943 में ना इनकी भेंट किससे हो जाती है, नेताजी, बता दो, सुभाष चंद्र बोस से 1943। क्योंकि 1943 में मैंने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले तो बर्लिन गए थे, और बर्लिन से कहां गए थे, वो जापान गए थे। तो जापान में इनकी भेंट किससे हो गई, रास बिहारी बोस से। अब है ना आजाद हिंद फौज का सारा जिम्मा है ना किसको सौंप दिया जाता है बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। जो कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज तैयार की थी ना, वो कह सकते हैं यहाँ पे असफल हो गई। लेकिन अब है ना इसका जिम्मा किसको सौंपा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कब सौंप दिया गया, 1943 में इनको जिम्मा सौंप दिया गया। और नेताजी ने ना एक नारा दिया था बेटा, दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लिख लो, नेताजी के 2 फेमस नारे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक नारा इन्होंने कौन सा दिया था बेटा, दिल्ली चलो। ठीक है, तो 4 जुलाई 1943 को ना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ था। 4 जुलाई 1943 को, 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का क्या हुआ, पुनर्गठन। ठीक है, और ये दोनों नारे है ना दिए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 5 जुलाई 1943 को। ठीक है, ये दिल्ली चलो का नारा भी 5 जुलाई 1943 को दिया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी कब दिया गया था, 5 जुलाई 1943 को दिया गया। तो इसका पुनर्गठन आजाद हिंद फौज का कब हुआ था बेटा, 4 जुलाई 1943 को इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। सिंगापुर में हुआ था, ये ध्यान कर लेना। स्थापना तो हुई थी टोक्यो जापान में, और इसका पुनर्गठन कहां पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा, सिंगापुर में इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, और इनके ना एक पूछा जाता है आगामी, ये इनके आदर्श वाक्य एकता, वफादारी, बलिदान। एकता, आजाद हिंद फौज के आदर्श वाक्य एकता, वफादारी और बलिदान, ये इनके क्या होते थे, आदर्श वाक्य होते थे। लिख लो, आजाद हिंद फौज के आदर्श वाक्य क्या होते थे, एकता, वफादारी और बलिदान। एकता, वफादारी और बलिदान। और मूल मंत्र 3M था, मनी, मैन, मटेरियल। मूल मंत्र था 3M। 3M में एक का मनी, एक का मैन और एक का मटेरियल। मनी, मेल, मटेरियल, इनका मूल मंत्र क्या था बेटा, 3M था। लिख लो, इनका मूल मंत्र क्या था, 3M, मनी, मेन, मटेरियल। मनी, मेन, मटेरियल, मनी, मेल, मटेरियल, इनका क्या होता था, मूल मंत्र होता था। ठीक है, एक बार पूछा गया था इनका ना जो एक गीत होता था, कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा। इनका मार्च गीत कौन सा होता था, कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ठीक है, ये इनका क्या होता था, मार्च गीत होता था। आजाद हिंद फौज का ये कैप्टन कहते हैं, कैप्टन राम सिंह ने इसको गीतबंद करने का काम किया था। कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा। इनका मार्च गीत कौन सा होता था, ये आ चुका है, लिख लो। इनका मार्च गीत कौन सा होता था, कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत
गाए जा। ये किसने किया था? कैप्टन राम सिंह ने किया था। किसने किया था? कैप्टन राम सिंह ने किया था इसको संगीतबंद। और आजाद हिंद ने अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी थी। पहले ये लिख लो, इन्होंने कौन सा नारा दिया था नेताजी ने? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनका मूल मंत्र क्या था? 3M, मेन, मनी, मटेरियल। मेन माने आदमी, मनी माने पैसा, मटेरियल माने साधन होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3M मूल मंत्र था। इनका मार्च गीत कौन सा था? कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा। इसको गीतवंत किसने किया? कैप्टन राम सिंह ने किया था। ठीक है, और आदर्श वाक्य क्या थे? एकता, वफादारी और बलिदान। इसकी स्थापना तो हुई थी आजाद हिंद फौज की 1 सितंबर 1942 को टोक्यो जापान में कैप्टन मोहन सिंह और बाद में इनके साथ कौन मिले थे? रास बिहारी बोस ने की थी। लेकिन ना, इसका पुनर्गठन कब किया गया बेटा? 4 जुलाई 1943 को किया गया और सिंगापुर में किया गया। और 5 जुलाई को नेताजी ने कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब कहते हैं बेटा, आजाद हिंद अस्थायी सरकार बना ली थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने क्या बना ली थी? अस्थायी सरकार बना ली थी। आजाद हिंद फौज ने ना सिंगापुर में कौन सी सरकार बना ली थी बेटा? अस्थायी सरकार बना ली थी। ठीक है, कौन सी सरकार बना ली थी? अस्थायी सरकार बना ली थी। ठीक है, अस्थायी सरकार का मतलब होता है इन्होंने ना किसी को तो अपने सेना में मुख्य पद अलग अलग बांट दिए थे। ये कैप्टन होगा, मतलब ये सेना नहीं थी, सेना की तरह ही इन्होंने क्या किया? एक कोई किसी को कैप्टन बना दिया, किसी को ब्रिगेडियर बना दिया, किसी को सूबेदार बना दिया। ठीक है, जैसे सरकार में नहीं होता, प्रधानमंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, MLA बना दिए, MLC बना दिए, सरकार में होता है ना। तो इन्होंने उसी प्रकार आर्मी की ना क्या बना दी? अस्थायी सरकार बना दी। पेपर में आता है इन्होंने अस्थायी सरकार कब बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943। कहां बनाई थी? सिंगापुर में। एक बार ये क्वेश्चन आया, आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? तब आपका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज नहीं है, आजाद हिंद सरकार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर किया बेटा? वेरी गुड, सिंगापुर में। ये दोनों क्वेश्चन डबल अंडरलाइन करके लिख लो, दोनों आ गए हैं। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। कौन सी सरकार बनाई बेटा? आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। आजाद हिंद फौज नहीं है, ये आजाद हिंद क्या रहेगी? सरकार रहेगी। ठीक है, आजाद हिंद क्या रहेगी? सरकार रहेगी। इसका गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया? 1943 में। कहां पर किया? सिंगापुर में किया। कहां पर किया? सिंगापुर में किया। और कहते हैं 6 जुलाई 1943 को ना, ठीक है, रेडियो से ना, ठीक है, रेडियो से ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ना एक रेडियो से क्या दिया था? स्पीच दिया था। और उसमें ना महात्मा गांधी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। 6 जुलाई 1943 को लिख लो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर क्या दिया था बेटा? स्पीच दिया। और उसमें ना महात्मा गांधी के लिए किसका प्रयोग किया था? राष्ट्रपिता। तो पेपर में आता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। लिख लो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? राष्ट्रपिता की क्या दी थी? उपाधि दी थी। किसने दी थी महात्मा गांधी को? और महात्मा गांधी को ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्पीच के माध्यम से कहा कि बापू गांधी जी, आप हमारे राष्ट्र के पिता हो, आप हम आजाद हिंद फौज को क्या दीजिए? आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज है ना,
इसका योगदान प्यारे बच्चों, भारत की आजादी, ठीक है ये भारत को आजाद चाहे ना करवाई पाई हो, लेकिन भारत की आजादी में इसने बहुत बड़ा क्या दिया था, योगदान दिया था। देखो जापान से एक सेना बन रही है, और किसको आजाद करवाने के लिए, भारत को आजाद करवाने के लिए। और कहते हैं बेटा जो अंडमान और निकोबार थे ना, ठीक है, अंडमान और निकोबार, इन पर ना किसका कब्जा होता था, अंग्रेजों का कब्जा होता था। इसको आजाद हिंद फौज ने क्या करवा लिया, आजाद करवा लिया। क्या करवा लिया इसको, अंडमान को ना। बाद में ये अंडमान निकोबार है ना, ये कहते हैं जापान सरकार ने ना किसको गिफ्ट कर दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिए थे, ये गिफ्ट कर दिए। इन्होंने ना अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, क्या रखा बेटा, और निकोबार का नाम रखा स्वराज्य, स्वराज्य द्वीप, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार को आजाद करवाने में किस फौज का अहम योगदान था, आजाद हिंद फौज का अहम योगदान था। लिख लो, अंडमान निकोबार को आजाद करवाने में, अंडमान निकोबार को आजाद करवाने में किस फौज का अहम योगदान था। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आजाद हिंद फौज का क्या था, अहम योगदान था। किसको आजाद करवाने में बेटा, अंडमान और निकोबार को आजाद करवाने में। अंडमान का क्या नाम रखा गया, शहीद द्वीप, और निकोबार का क्या रखा गया, स्वराज्य द्वीप नाम रखा गया, ठीक है। और कहते हैं प्यारे बच्चों ये आजाद हिंद फौज है ना, मतलब भारत की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा था, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार कहां पर थी, दिल्ली में थी, क्योंकि राजधानी भारत की क्या थी, दिल्ली। और आक्रमणकारी है ना, पहले आक्रमण होते थे कहां पर, किसके लिए आक्रमण करते थे, वो दिल्ली के लिए आक्रमण करते थे, क्योंकि राजधानी पर अटैक जरूर होगा, ठीक है। तो कहते हैं आजाद हिंद फौज है ना, ये भारत को आजाद करवाने का प्रयास करती रही। लेकिन ना 6 अगस्त को आपको सुना होगा, 6 अगस्त को जापान का एक शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा, और 9 अगस्त को जापान का एक शहर है नागासाकी। यहां पर क्या गिराए गए बेटा, बम गिराए गए, ठीक है। और इसके बाद जापान ने क्या कर दिया, आत्म समर्पण कर दिया। जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। 6 अगस्त को कहां पर बम गिराए गए थे बेटा, हिरोशिमा, और 9 अगस्त को कहां पर गिराए गए थे, नागासाकी पर क्या गिराए गए थे, बम गिराए गए थे। और इस बम से कहते हैं अमेरिका ने ये कह रखा था कि मैं ना जापान का नाम है ना नक्शे से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। इतने ज्यादा परमाणु बम गिराने थे, इन्होंने प्लान बनाया, कम से कम है ना 20+ परमाणु बम गिराने का क्या था, प्लान था। लेकिन जापान ने ना समझदारी दिखाते हुए ना क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उनको पता था कि अब है ना हम जीते नहीं सकते, ठीक है। तो जापान के आज जापान है ना प्यारे बच्चों, आज भी कहते हैं जहाँ हिरोशिमा और नागासाकी है ना, यहाँ पर आज भी बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं। 1945 की बात है, आप आइडिया लगा लो। आज है ना मानकर चलो 55 और 23 कितने होते हैं, 78 साल बाद भी है ना लोग बच्चे आज भी वहां पर क्या पैदा हो रहे हैं, गूंगे और बहरे पैदा हो रहे हैं। तो आइडिया लगा लो 78-79 साल पहले है ना यहाँ पर बम गिराए गए थे। तो परमाणु का रिएक्शन कितना खतरनाक है होता है। और हमारे गोरखपुर में परमाणु संयंत्र बन रहा है, मिठाई बांट रहे हैं कुछ, बोला परमाणु संयंत्र बन रहा है, ठीक है, खुश हो रहे हैं, ठीक है। एक आधा तो वैसे भी खुश था, बोला गुरुजी यहाँ पर हवाई अड्डा बनेगा, ठीक है। मैं बोला फिर क्या होगा, बोला फिर अंग्रेज आएंगे गुरुजी यहाँ पर। मैंने बोला फिर क्या होगा, फिर मैं बोला अंग्रेजनियों के साथ सेल्फी लूंगा, ठीक है। ये देखो हमारी मानसिकता है, ठीक है। तो वहां पर परमाणु गिरा, अगर ना भारत तो आपको पता ही है, और ये क्या चलते हैं, जुगाड़ू प्रवृत्ति के लोग हमारे यहाँ हैं, काम कर देंगे लेकिन जुगाड़ कर देंगे, परमानेंट काम नहीं करते। अगर परमाणु है ना, विकसित देश है ना, अपने परमाणु संयंत्र बंद कर रहे हैं, और भारत यहाँ पर परमाणु संयंत्र लगा रहा है। अगर रिसाव हो गया ना, पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। हरियाणा में तो घोषणा हो जाए ना, बोला तूफान आएगा, ठीक है। दिल्ली में घोषणा हो जाए ना तूफान आएगा, वो मंदिरों में जाते हैं कि तूफान ना आए। हरियाणा वाले छतों पर जाते हैं, कब आएगा तूफान,
ठीक है, वेट करते हैं, बोला आज तो कहा गया था तूफान आएगा, आया क्यों नहीं। ठीक है, ये होती है हमारे हर चीज में फीलिंग लेने की आदत है। ठीक है, तो 6 अगस्त को यहाँ पर अब आजाद हिंद फौज को मतलब सहायता कहां से मिल रही थी बेटा, जापान से मिल रही थी। और जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। कहते हैं नेताजी है ना, जापान है ना अभी फ्लाइट, मतलब ऐसा कहा जाता है कि नेताजी है ना जापान के लिए सहायता के लिए दोबारा रवाना होते हैं और उनका ना जो फ्लाइट है ना वो क्रैश हो जाता है और उसमें नेताजी की बताया जाता है बेटा 18 अगस्त 1945 को एक द्वीप है फार्मोसा द्वीप, वहां पर ना नेताजी का ना फ्लाइट क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी इतिहासकार है ना इस बात से क्या नहीं है बेटा, सहमत है नहीं है। लेकिन अभी तक आप गूगल वगैरह करोगे ना तो इनकी मृत्यु बता दी जाती है 18 अगस्त 1945 को। कहते हैं ये किसके लिए रवाना हुए थे, जापान के लिए रवाना हुए थे। और बीच रास्ते में ना इनका जो विमान है ना वो क्या हो जाता है बेटा, क्रैश हो जाता है। और विमान क्रैश होने के कारण इनकी क्या हो जाती है, बता दो किसकी मृत्यु हो गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। लेकिन ना आजादी में ना नेताजी का जो योगदान था ना वो बहुत बड़ा योगदान था। खुद की आर्मी इंसान ने तैयार कर दी थी। आज देखो भर्तियां आर्मी में सेना में कौन करती है, सरकारी भर्तियां करती है ना, इन्होंने खुद की क्या कर दी, आदर्श वाक्य दे दिया, हमें 3M पर काम करना है, मनी मेन मेटीरियल पर काम करना है, एकता वफादारी और कौन सा था, बलिदान, एकता वफादारी और बलिदान। और वो कौन सा था मार्च गीत, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ये कैप्टन राम सिंह ने क्या किया था, इसको संगीत बंद करने का काम किया था। तो ये आजाद हिंद फौज है ना, इसका आजादी में क्या था बेटा, बहुत बड़ा क्या था, योगदान था। अब मेन चीजें याद कर लो। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को टोक्यो जापान में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और इसका बाद में ना औपचारिक रूप से इसको पूरा आगे बढ़ाया गया 30 मार्च 1943 को आगे बढ़ाया गया। लेकिन ना इसका पुनर्गठन कब हुआ, कितनी जुलाई को, 4 जुलाई 1943 को इसका पुनर्गठन हुआ। 5 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारे दिए थे, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और इसका ना मतलब पुनर्गठन कब किया गया, 4 जुलाई, कहां पर किया गया, सिंगापुर में। 21 अक्टूबर कब सर वो बनी थी, 1943 में क्या बनाई गई, अस्थायी सरकार बनाई गई। और 6 जुलाई 1943 को ना नेताजी ने कहां से स्पीच दिया था, रेडियो से स्पीच दिया। और महात्मा गांधी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, राष्ट्रपिता शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था, राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने अंडमान निकोबार को जीता। और कहते हैं इम्फाल तक इनकी आजाद हिंद फौज आ गई थी, फिर इनको सहायता मिलना क्या हो गई, बंद हो गई। तो 1945 में ना फिर कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ना 4 ब्रिगेड बनाई थी। एक है ना कहते हैं गांधी रेजिमेंट, ठीक है, कितनी रेजिमेंट बनाई थी, गांधी रेजिमेंट बनाई थी। एक बनाई थी नेहरू रेजिमेंट, क्या बनाई थी बेटा, नेहरू रेजिमेंट बनाई थी। कौन सी रेजिमेंट बनाई थी, नेहरू रेजिमेंट बनाई थी। एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जो महिलाओं की ब्रिगेड थी ना उसका नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और एक खुद के नाम पर क्या बनाई थी उन्होंने, सुभाष रेजिमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी से देखो इनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी ब्रिगेड का क्या नाम दिया, गांधी रेजिमेंट है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो नेताजी है ना महात्मा गांधी से कितना प्यार करते थे। एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया था कि एक बार है ना वो अधिवेशन होना था और उसमें ना नेताजी को जिम्मेवारी सौंपी गई, तो इन्होंने फौज तैयार की। तो गांधी ने क्या कहा था, क्या बंदरों की फौज तैयार कर दी। फिर भी नेताजी है ना इनसे कभी दुखी नहीं हुए, बोला बुजुर्ग आदमी है, बोल दिया तो बोल दिया। अब घर में दादा दादी हमें कुछ भी बोल दे, बुरा थोड़ी मानते हैं उनका, ठीक है, वो बोलते हैं वो गलत है, नहीं बोलते। लेकिन आज की जो हमारी पीढ़ी है ना वो उस बात को क्या नहीं कर पा रही है, स्वीकार
नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो वो कोई भी बात बुरी नहीं बोलेंगे बेटा आपके लिए, ठीक है। तो ये 4 रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और सुभाष रेजिमेंट, ठीक है। एक कहते हैं कोई आजाद रेजिमेंट भी थी, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ना, उनके नाम पर, ये ज्यादा पूछी नहीं जाती, ठीक है। आजाद रेजिमेंट जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके नाम पर एक रेजिमेंट बताई जाती है। कौन सी रेजिमेंट है? आजाद रेजिमेंट। वैसे 4 ही ज्यादा पूछी जाती है, एक तो नेहरू, एक गांधी और एक सुभाष और एक महिलाओं की रानी लक्ष्मीबाई। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मी सहगल, ठीक है, ये पेपर में पक्का आएगा, लक्ष्मी सहगल, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमान किसके पास थी? लिख लो, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमान किसके पास थी? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमान किसके पास थी? तब आप क्या कह दोगे? लक्ष्मी सहगल के पास कमान थी, लक्ष्मी सहगल के पास कमान थी। और बाद में ना कहते हैं बेटा 1945 में ना, ठीक है, इन पर केस दर्ज कर लिया गया था ब्रिटेन सरकार ने ना, लक्ष्मी सहगल पर, लक्ष्मी, क्योंकि नेताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है, शाहनवाज खान, शाहनवाज खान, ठीक है, इन पर क्या कर दिया? एक गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये आजाद हिंद फौज के मुख्य लीडर थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन पर ना मतलब रेड फोर्ट, लाल किले में ना क्या लड़ा गया था? इन पर मुकदमा लड़ा गया था, ठीक है, लाल किले में इनके खिलाफ क्या लड़ा गया था? मुकदमा। और इसमें ना लॉयर का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और कहते हैं इसमें एक बुल्ला भाई देसाई, बुल्ला भाई देसाई, और भी सफरू वगैरह और भी लीडर थे, उन्होंने ना इनको बचाने के लिए क्या लड़ा था? केस लड़ा था। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मी सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन पर केस क्यों हुआ था? कोई बताएगा? क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही थी ना ये फौज, और नेताजी की मृत्यु हो गई, फिर आजाद हिंद फौज तो बिखरनी है, क्योंकि जो मुख्य लीडर था उसकी मृत्यु हो गई, फिर इनको पकड़ करना, इन पर क्या लगा दी गई? देशद्रोह का केस लगा दिया गया। किस पर लगा दिया गया? शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, लक्ष्मी सहगल। तो इनको ना डिफेंड करने के लिए वकील के रूप में कौन लड़े? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बुल्ला भाई देसाई। ये क्या थे? एडवोकेट थे। उन्होंने किन को बचाने के लिए काम किया था? आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए क्या किया था काम? मेन तो आप करना, इसके प्रमुख सिपाही कौन होते थे आजाद हिंद फौज के? लक्ष्मी सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इन पर क्या हो गया? केस दर्ज हो गया। और इनको बचाने के लिए वकील कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बुल्ला भाई देसाई। इन्होंने क्या लड़ा था? केस लड़ा था। कहां पर लड़ा था? रेड फोर्ट, लाल किले में इनके खिलाफ क्या लड़ा था? इन्होंने केस लड़ा था। तो ये कौन सी फौज थी बेटा आपकी? आजाद हिंद फौज। और किसके बारे में पढ़ा हमने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा। तो नेताजी है ना, कहते हैं नेताजी ने जब आईसीएस की परीक्षा पास की ना, उनके पिता ने उनको ना सोने की घड़ी गिफ्ट की थी। इतना रिच परिवार होता था, और इतने रिच परिवार होने के बावजूद है ना, नेताजी में देशभक्ति की जो भावना थी ना, वो उनको कभी कमी नहीं आई थी, ठीक है। ये चाहते तो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। अब ए ग्रेड जॉब आपको मिल जाए बेटा, आपको ना एचसीएस की जॉब मिल जाए, एचसीएस के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाए, ए ग्रेड ऑफिसर की आपको जॉब मिल जाए, फिर आपको किसी चीज से कोई मतलब है नहीं रहता है, भाड़ में जाए दुनियादारी। लेकिन ना, ये नेताजी थे, सारी सर्विस को क्या मारकर आ गए? ठोकर मारकर आ गए। अल्टीमेट आप पढ़ते क्यों? जॉब प्राप्त करने के लिए पढ़ते हो ना, और जिस दिन जॉब मिल जाए उस दिन ना ठोकर मत माराना, ठीक है। नेताजी बनने जैसी कहीं कह दो हम तो नेताजी को फॉलो करते हैं, फॉलो करो, लेकिन बेटा उस टाइम गुलामी थी, इसीलिए इन्होंने ठोकर मारी थी। कहीं आप में देशभक्ति वाली भावना आ जाए, बोला इसमें भ्रष्टाचार है, मैं इसको ठोकर मारता हूं, दोबारा जॉब नहीं मिलेगी, ठोकर मार आना चाहिए, ठीक है। तो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेताजी किसको आजकल कोई है ना
कर्मचारी, फोर्थ कर्मचारी ग्रुप डी को ठोकर नहीं मारता, और ये आईसीएस को, इंडियन सिविल सर्विस को क्या मार रहे थे, ठोकर मार आए थे। ये होती है बेटा टैलेंट, ये होती है काबिलियत, ये होता है हुनर। हुनर होगा तो कदर होगी, यूं एड़ियां उठाने से किरदार बड़े नहीं होते। तो आपके अंदर टैलेंट विकसित करो, ठीक है। तो नेताजी का जो आजादी में क्या था, बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। भारत को आजाद करवाने में किसका सबसे ज्यादा योगदान देखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी से रिलेटेड ना मेन बातें याद रखना है। 23 जनवरी 1800 जन्म कहां पर हुआ, कटक उड़ीसा में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। 1919 में ये सिविल सर्विस के लिए कहां चले गए, लंदन चले गए। 1920 में ना ये कौन सा रैंक लेकर आए आईसीएस में, और आईसीएस का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कॉर्न वॉलिस को आईसीएस का, इंडियन सिविल सर्विस का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। फिर छोटी छोटी चीजें होती गई, जेल जाते गए। मेन तो इनके जीवन में 1938 में ना ये किसके अध्यक्ष बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और 1939 में लगातार ये दूसरी बार क्या चुने गए, अध्यक्ष, और इन्होंने इस बार क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। फिर 1939 में कौन सा ब्लॉक बनाया इन्होंने, किस ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। अब 1943 में ये कहां चले गए थे बेटा, बर्लिन। बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में रहेगा। और यहां से ये कहां चले गए, जापान चले गए। कहां चले गए, जापान चले गए। बाद में वहां से सिंगापुर चले गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनको ना आजाद हिंद फौज की ना कमान किसको सौंपी गई, आजाद हिंद फौज की कमान इनको ना किसने सौंपी थी, रास बिहारी बोस ने। किसने सौंपी थी, रास बिहारी बोस ने इनको क्या सौंपी थी, कमान सौंपी थी। रास बिहारी बोस ने इनको क्या सौंप दी थी, आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी थी। और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब हुआ, 4 जुलाई 1943 को इसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, इसका पुनर्गठन। और नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को क्या दिया, 2 नारे दिए, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, इनकी मृत्यु कब बताई जाती है बेटा, 18 अगस्त 1945 को इनकी क्या कहते हैं, विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। लेकिन इसके ना अभी तक औपचारिक परिणाम नहीं मिले हैं। इनके क्या नहीं मिले हैं, औपचारिक इनकी कोई चीज नहीं मिली है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई और किन हालातों में नेताजी की मृत्यु हुई थी। अभी भी कह रहे हैं इनसे रिलेटेड एक फाइल है वो सार्वजनिक नहीं की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो इन्होंने रेडियो से स्पीच कब दिया था नेताजी ने, 6 जुलाई 1944। 44 है, अगले साल दिया था ना। ये देखो 5 जुलाई से तो नारा दिया था दिल्ली चलो का, 6 जुलाई 1944। इन्होंने रेडियो से स्पीच कब दिया था, ये ठीक कर लो, 6 जुलाई 1944 को इन्होंने रेडियो से क्या दिया था, स्पीच दिया था। और इस स्पीच में महात्मा गांधी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। ये स्पीच की तारीख सही कर लेना, 6 जुलाई 1944 को, ठीक है। 5 जुलाई को तो इन्होंने वो देखो सन अलग है, ठीक है, वो 5 जुलाई 1943 की बात है और ये 6 जुलाई 1944 की। 4 जुलाई 1943 को पुनर्गठन हुआ, 5 जुलाई को नारा दिया दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और फिर अगले साल 6 जुलाई 1944 को इन्होंने रेडियो पर क्या दिया था, स्पीच दिया था। कौन सा स्पीच दिया, महात्मा गांधी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, राष्ट्रपिता शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। किसके लिए किया था, महात्मा गांधी के लिए। कौन से शब्द का प्रयोग किया था, राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और मृत्यु कब हो गई बेटा उनकी, 18 अगस्त 1945 को। कहा जाता है विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, ठीक है। अब आपका बेटा मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है। अब इसमें ना 2-3 चीजें हम और पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। क्या पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध जो एग्जाम में आता है। एक आता है बक्सर का युद्ध एग्जाम में आता है,
और जो मतलब 4 आंगल वो युद्ध होते हैं, आंगल मैसूर युद्ध, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे बेटा टीपू सुल्तान हैदर अली को पढ़ोगे, उनसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, आंगल मैसूर युद्ध, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, आप पढ़ते हो गवर्नर जनरल हो गया, वाइस राय हो गया, ठीक है, ये इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि पहले इनको बोलते थे बेटा बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा, और आजादी के बाद वाइसराय को दोबारा क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तभी तो हम पढ़ते हैं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो प्यारे बच्चों, हमें प्लासी का युद्ध भी पढ़ना है, हमें बक्सर का भी पढ़ना है, आंगल मैसूर युद्ध पढ़ने हैं, गवर्नर जनरल और वाइसराय का टॉपिक है पढ़ना है। और उसके बाद है ना हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, जिसे हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया। कौन सा इंडिया बोलते हैं? एंशिएंट इंडिया। देखो मॉडर्न इंडिया बेटा समझ आ जाता है, मिडिवल इंडिया समझ आ जाता है, कहानियां होती है उसमें, लेकिन एंशिएंट इंडिया सबसे मुश्किल होता है। जब मैं भी मतलब आपकी तरह स्टूडेंट होता था ना, तो मेरे को भी सबसे मुश्किल लगता था एंशिएंट इंडिया, क्योंकि इसमें ना कोई फीलिंग नहीं है। पत्थरों में क्या फीलिंग आएगी? पत्थर युग चलेंगे, पाषाण काल चलेगा, ठीक है, उसको समझिए। यहाँ तो अकबर में जहांगीर की 380 पत्नियां थी, फीलिंग ले लोगे आप। बाबर ने वहां जीता, हुमायूं वहां गया, समझ आ जाएगा। उसको आप नाम से जोड़ लोगे, उनके बारे में आपने सुना है, लेकिन पत्थरों में क्या खोजोगे आप, ठीक है। तो कहने का मतलब है एंशिएंट इंडिया को समझना सबसे मुश्किल काम था। लेकिन ना आप है ना 10 से 15 लेक्चर जब लगाओगे ना, तो एंशिएंट इंडिया आपको सबसे आसान लगना लगेगा। क्योंकि जब भी मैं पढ़ा करता था ना स्टूडेंट लाइफ में, मैं सोचा करता था ये सबसे मुश्किल है, इसको आसान कैसे बनाया जाए। तो परमात्मा ने मौका दे दिया था, ठीक है, बाद में इस लाइन में आ गए। तो एक्सपेरिमेंट, जब भी आप कोई चीज पढ़ो ना, तो ऐसे सोचा करो यार मैं इसको और इजी कैसे बना सकता हूं, जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। और टाइम ना हो ना, एग्जाम सर पर है, तब ये मत सोचा करो कैसे आसान बना सकता हूं। तब तो आपको केवल पढ़ना है, जैसे तैसे पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटा फ्री टाइम में, जब आपके पास है ना फुल टाइम है कुछ करने के लिए, तब है ना ये शॉर्ट ट्रिक्स इजाद कर सकते हो, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। लेकिन अभी एग्जाम का टाइम है, और ये 6 महीने ना अगर आप खुद से वादा कर लोगे ना कि मैं 6 महीने खुद पर टाइम स्पेंड करूंगा, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 6 महीने। जो बच्चा रियल में सरकारी नौकरी चाहता है ना, तो अगले 6 महीने आपके टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। 2024 के इलेक्शन के बाद बेटा भूल जाना सरकारी नौकरी के बारे में। 2028 तक है ना आपको घर वाले अलाउ भी नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी जो ये लास्ट फेज चल रहा है आपका, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट रिपीट हो गई ना, फिर भी भर्तियां नहीं होगी, अहंकार आ जाएगा। नई गवर्नमेंट आ गई तो कम से कम पिछले 10 सालों का इनका जो सूखा है उसको समाप्त करने में 3-4 साल ये लगा देंगे। तो कोई भी सरकार होती है भर्तियां करती है इलेक्शन के टाइम में। अभी देखो हरियाणा का इतिहास उठाकर देखो, हरियाणा में इस मतलब 2019 के बाद कितनी भर्तियां हुई है। एक सब इंस्पेक्टर की देख लो, एक क्लर्क की देख लो, एक हरियाणा पुलिस की रो मर के अब पूरी हुई है। तो कहने का मतलब अब देखो कितनी भर्ती पूरी करेंगे ये, कम से कम अभी 60,000 भर्तियां पूरी करने वाले हैं। 60,000 में 13,000 तो लगभग 14,000 ग्रुप डी की पूरी करेंगे, 35,000 ग्रुप सी की पूरी करेंगे, 8,000 टीजीटी की पूरी करेंगे, 6,000 हरियाणा पुलिस की पूरी करेंगे, और उसके बाद ये नया सीईटी लेंगे। उसका देखो रिजल्ट दे ना दे, लेकिन नया सीईटी लेंगे। हाँ, ग्रुप डी की एक भर्ती और आएगी। तो कहने का मतलब है केवल 6 महीने अगर आपने खुद को दे दिए। देखो उधर यूपी पुलिस है, हर फॉर्म डाला करो आप, जब तक फॉर्म नहीं भरोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो और वो एग्जाम आपके मन मुताबिक ना आए, तो प्यारे बच्चों आपको ना आज से ना ये सोचना चाहिए कि मैं हर फॉर्म के लिए, हर एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करूंगा। और गारंटी देता हूं बेटा साल में एक एग्जाम ऐसा आएगा जो सारा का सारा आपका पढ़ा हुआ
होगा। हो सकता है वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो सकता है वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, राजस्थान का हो, रेलवे का हो। तो तैयारी है ना। आप जब स्टूडेंट लाइफ में मैं मानता हूँ इतने ज्यादा पैसे हमारे पास है नहीं होती है, लेकिन फिर भी सेविंग करनी चाहिए हमें कि एटलीस्ट हम फॉर्म तो भर सके। ठीक है, अगले 6 महीने ना सीरियसली अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है ना, गारंटी के साथ वो जॉब है प्राप्त कर लेगा। बस थोड़ा सा मतलब आपने आपको ज्यादा टाइम में स्पेंड करो, पढ़ाई पर ज्यादा टाइम स्पेंड करो, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लो। ठीक है, ये रील्स वगैरह में कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, जब आप रील्स देखने बैठोगे ना, फिर आप कम से कम आप देखोगे 1 घंटा जाया कर दिया। रील्स का क्या, ऊपर स्क्रॉल करते जाओ, नहीं आ जाएगी। रील देखना मेरे को सबसे खतरनाक पता है क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारी है ना डिसीजन मेकिंग खत्म करती है। जो इंसान ज्यादा रील्स देखता है उसकी डिसीजन मेकिंग जीरो है। क्यों है मैं बताता हूं। पहले स्क्रॉल किया, जिम वाली रील आ गई, तो अब उसके दिमाग में क्या आया कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा, इस जैसे है ना मैं बॉडी बनाऊंगा। ठीक है, और दूसरे पे आ गई कोई मॉडलिंग की। ठीक है, वो कहता है यार मैं तो मॉडल बनूंगा। ठीक है, पहले 30 सेकंड पहले वो क्या किस में जाना चाहता था, जिम में जाना चाहता था। ठीक है, अगले में आ गई कोई फोटोग्राफी की, बोले यार मैं तो फोटोग्राफर बनूंगा। क्या बनूंगा, 30 सेकंड बाद। यानी उसकी डिसीजन मेकिंग, और ये ना आपका दिमाग पढ़ती है, ये फोन है ना आपका दिमाग कैप्चर करता है। अगर आप है ना सपोज करो आप जिम वाली वीडियो देखना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ना जिम वाली वीडियो दिखाएगा, स्क्रॉल करते ही 2-3 बाद वो जिम वाली दिखाएगा। और आपको दिमाग, इंसान को कोई गाड़ियों का शौकीन होता है, नई नई गाड़ियों की वीडियो देखता है, तो ये रील्स में नई नई गाड़ियों की वीडियो दिखाएगा सारा टाइम आपका। ये आपके दिमाग को कभी ऐसा नोटिस किया है आपने, ये चीजें होती है, ये चीजें होती है, वो आपका मोबाइल दिमाग पढ़ता है। ठीक है, कई मतलब आप कोई भी वीडियो देख लेना, वो है ना आपको बाद में उसी की सजेशन देगा कि इस टाइप की वीडियो आपके सामने आएगी पूरा दिन। तो मोबाइल इतना इंटेलिजेंट हो गया, ये आपके कोई स्टडी की वीडियो देखेगा ना, उसके सामने स्टडी की दिखाएगा वो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखा करो, हम केवल वही चीजें देखें जिनसे हमारा मतलब है, बाकी नहीं देखनी चाहिए हमें। बाकी आपकी मर्जी है भैया। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, कल हम प्लस सी का युद्ध पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।